Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Bailish World. Students, we are going to start lecture number 4 from chapter number 20, Chromosomes and DNA. जी, लास्ट लेक्चर में जो है ना वो हमने क्रोमोसोम से रिलेटेड बात की थी और डीएनए को हेरिडिटरी मटेरियल प्रूफ करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे वो डिस्कस किए थे। आज के टॉपिक में जो है ना वो हम डिस्कस करने लगे हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो आज हम स्टडी करेंगे। डीएनए किन कंपोनेंट से मिलके बनता है, डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कौन कौन से कंपाउंड्स मिलते हैं तो डीएनए जो है वो बनता है। हम स्टार्ट करने लगे हैं बात इसकी वेरी फर्स्ट डिस्कवरी से। डीएनए वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशर। जी, फ्रेडरिक मिशर वाज जर्मन केमिस्ट और इसने जो है ना वो फर्स्ट टाइम एक वाइट सब्सटेंस जो है वो देखा फ्रॉम cells of humans and fish sperms। फिश के स्पर्म में से और ह्यूमन के सेल्स में से ना इसने एक वाइट कलर का सब्सटेंस निकाला और उसको इसने नाम दिया न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड क्योंकि ये न्यूक्लियस से डिस्कवर हुआ था इसलिए इसके नाम को न्यूक्लिक कहा गया और इसकी नेचर जो थी वो एसिडिक थी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट PO4। PO4 जो है ना वो H3PO4 से है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड सो इसकी वजह से जो है ना ये बाद में स्ट्रक्चर्स में पता चला कि इसके पास फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, लेकिन उसकी नेचर जब हमने पीएच चेक की ना तो उससे पता चला कि ये एसिडिक होता है, इसलिए उसको पूरा नाम जो है वो किसका दिया गया, न्यूक्लिक एसिड का। सो डीएनए इज नेम्ड एज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने, जर्मन केमिस्ट था, उसने ह्यूमंस के सेल्स में से और फिश के स्पर्म्स में से जो है वो इसको डिस्कवर किया था इन 1869। जी स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद क्या हुआ, 1869 में ना के बाद 50 साल तक बहुत थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर काम हुआ। फिर उसके बाद 50 साल के बाद 1920s में अगेन इसके ऊपर काम शुरू किया और PA लेविन ने डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए के कंपाउंड्स को जो है ना वो एक्सप्लेन किया और PA लेविन ने बताया दैट डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट्स। डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। जैसे प्रोटीन्स जो है ना वो अमाइनो एसिड से बनी होती हैं, जैसे लिपिड्स जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बने होते हैं, इसी तरह न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स से बने होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो डीएनए वाले हों तो उन्हें हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जब डीएनए वाले हों तो उन्हें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं।
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ फर्दर 3 कंपोनेंट्स। न्यूक्लियोटाइड जो है ना वो 3 चीजों से मिलके बनता है। नंबर 1 इज पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर, लेकिन क्योंकि हम डीएनए की बात कर रहे हैं सो हम उस शुगर को कहेंगे डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये कौन सी है? 5 कार्बन शुगर। 5 कार्बन शुगर मतलब पेंटोज शुगर, ठीक है। फिर उसके अलावा न्यूक्लियोटाइड का जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है जी? फॉस्फेट ग्रुप PO4। और उसके अलावा जो मेन कंपोनेंट है इसका वो है जी नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेसेस डीएनए के पास जो है वो 4 पाई जाती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन एंड साइटोसिन। और इन 4 को जो है ना वो हमने फर्दर इनके स्ट्रक्चर की बेस पे डिवाइड किया हुआ है। नाइट्रोजनस बेसेस आर डिवाइडेड इनटू ग्वानिन एंड पायरिमिडीन्स। ग्वानिन्स आर डबल रिंग्ड, 2 रिंग्स होते हैं, एक जो है वो 6 कॉर्नर्ड और एक 5 कॉर्नर्ड, डबल रिंग। एंड पायरिमिडीन्स आर सिंगल रिंग्ड, 6 कॉर्नर्ड रिंग। सो ये ग्वानिन जो है ये स्ट्रक्चर में 2 रिंग्स हैं, डबल रिंग हैं, और यहाँ पर सिर्फ एक रिंग होता है, सिंगल रिंग है। ग्वानिन कौन कौन सी हैं और पायरिमिडीन्स कौन कौन सी हैं? स्टूडेंट्स उसके लिए ना आसान तरीका ये है कि आपको पता है कि एडेनिन हमेशा थायामीन के साथ बॉन्डिंग करता है और ग्वानिन जो है वो हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करती है। तो जो बॉन्ड से पहले वाले हैं ना दोनों, वो ग्वानिन है, और जो बॉन्ड के बाद वाले हैं ना दोनों, वो पायरिमिडीन्स हैं। ये ना इसका एक आसान सा तरीका है जिससे आप इसे याद रख सकते हैं, बजाय इसके कि आप उनके नाम याद रखेंगे, ये वाला है और वो वाला है। तो आप इस तरह से लिख लें, एडेनिन थायामीन के साथ बॉन्डिंग्स करता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ। जो बॉन्ड से पहले वाले हैं ना वो ग्वानिन है, डबल रिंग है, और जो बॉन्ड्स के बाद वाले हैं वो क्या है? पायरिमिडीन्स है, सिंगल रिंग है। इस तरह से आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में भी इजी हो जाएगा और आपको जो है ना वो इनमें डिफरेंशिएट करने में भी इजी हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं, ठीक है। सो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। क्योंकि हम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहे हैं इसलिए हमने लिखा है जी डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। यहां से पता चलता है कि ये डीएनए है, और उसके अलावा नाइट्रोजीनियस बेसिस से भी पता चलता है कि डीएनए है। एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन, साइटोसिन, ये 4 बेसिस जो है वो डीएनए की हैं। अगर आरएनए की बात करें ना तो आरएनए का कैसे पता चलता है? उसमें हम यहाँ डीऑक्सी वर्ड नहीं यूज करते, वो सिर्फ राइबोज शुगर होती है। राइबोज शुगर से पता चलता है कि हम आरएनए की बात कर रहे हैं। और अगर थायामीन की जगह, अगर इस थायामीन की जगह क्या हो? यूरासिल हो, ठीक है, यू, तो फिर भी पता चल जाता है कि हम आरएनए की बात कर रहे हैं। फिलहाल क्योंकि हमने डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, सो मैंने ये तीनों कंपोनेंट्स डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के लिखे हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर, 5 कार्बन शुगर। ये देखें स्टूडेंट्स, 5 कार्बन शुगर, 5 कॉर्नर्ड स्ट्रक्चर है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, और ये है जी ऑक्सीजन यहाँ पर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है जी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पर आएगा CH2OH और यहाँ आएगा सिंपल हाइड्रोजन। सो ये वाले दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर और ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे। देखिए ये जो मैंने शुगर बनाई है ना, इसको, ये राइबोज शुगर है। ये कौन सी शुगर है? राइबोज। लेकिन इसको डीऑक्सीराइबोज करने का क्या तरीका है कि कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन निकाल दी जाए। डी मतलब निकाल देना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगी डीऑक्सीराइबोज शुगर। अगर हम राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं तो वो डीऑक्सीराइबोज शुगर बन जाती है, ठीक है। ये है जी हमारे पास 5 कार्बन शुगर। इसके कार्बन नंबर 1 पे जो है वो नाइट्रोजीनियस बेस लगी होती है। जब भी कोई कंपाउंड आपस में बॉन्डिंग करते हैं ना तो वहां से एक वाटर रिमूव होता है और उस वाटर के रिमूव होने से फिर ये बॉन्डिंग्स बनती हैं। सो कार्बन नंबर 1 पे क्या लगी होती है? नाइट्रोजीनियस बेस। और नाइट्रोजीनियस बेस की बुनियाद पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स 4 तरह के होते हैं।
अगर एडेनिन लगी होगी तो ये एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड होगा, अगर गवानीन लगी होगी तो ये गवानीन वाला होगा, अगर साइटोसिन लगी होगी तो फिर ये साइटोसिन वाला होगा, अगर थायमीन लगी होगी तो फिर ये थायमिडीन वाला होगा। यानी कि ये जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, ये नाइट्रोजिनस बेसिस की बुनियाद पर 4 तरह के होते हैं। ठीक है, एक कौन सा, गवानीन वाला, एक कौन सा, थायमीन वाला, साइटोसिन वाला, एडेनिन वाला। ये 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं और इन 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड से ही अल्लाह ताला ने इतनी इंफॉर्मेशन एक क्रोमोसोम के ऊपर रखी है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि अगर हमारे पास 280 प्रिंटेड बुक्स हों, हर बुक के 1000 पेजेस हों और हर पेज के ऊपर 500 वर्ड्स लिखे हों, तो एक वर्ड ये एक न्यूक्लियोटाइड है। और न्यूक्लियोटाइड्स कुल मिला के डीएनए में सिर्फ 4 हैं, जिनकी अल्लाह ताला ने इतनी स्पेसिफिक अरेंजमेंट बनाई है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक क्रोमोसोम के पास होती है। ठीक है, वैसे डीएनए सिर्फ 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल होता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। सो कार्बन नंबर 1 पे क्या लगता है, नाइट्रोजिनस बेस, और कार्बन नंबर 5 है जी ये वाली, इस पर क्या लगता है, फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स देखें, मैंने लिखा है CH2OH। अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख दूं तो कार्बन के साथ क्या लगी हुई है, 2 हाइड्रोजन, और एक तरफ क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप। ये देखें, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, टेट्रावैलेंट है, तो ये 2 हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे कर दी CH2OH। सिर्फ मैंने ना इसको ओपन करके लिख दिया है, लिखा मैंने वही है CH2OH। तो इसके साथ जो है ना कार्बन नंबर 5 के साथ क्या लगती है, फॉस्फेट ग्रुप लगता है, ये वाला PO4, जो कि कहां से डिराइव किया जाता है, H3PO4 से। सो अभी जो है ना वो यहाँ पर हम इसके साथ फॉस्फोरिक एसिड जोड़ने लगे हैं। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है PH3PO4। फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है, POH POH POH। सो ये हो गया H3PO4। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब एक दूसरे के सामने आएंगे, ये है जी हमारे पास OH, इसे हम कह देते हैं ये अल्कोहल से आया है। ठीक है, OH अल्कोहल है, और ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये कहां से आया है, एसिड से आया है। तो जब अल्कोहल और एसिड के दरमियान में बॉन्ड हो तो उस बॉन्ड को एस्टर बॉन्ड कहा जाता है। एस्टर बॉन्ड इज अ बॉन्ड बिटवीन अ एसिड एंड अल्कोहल। सो यहाँ पर दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जब सामने आएंगे तो उनमें से एक वाटर रिलीज होगा, ये देखें ये आ गया। तो जब ये वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा H2O की फॉर्म में, ये देखें स्टूडेंट्स, H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो बाकी जो बचेगा वो ऑक्सीजन बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या होगा, कार्बन। यहाँ से हम रिमूव कर देंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ से हम रिमूव कर देंगे जी हाइड्रोजन, तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन और ये क्या है, कार्बन। दिस POC bond is called as ester bond, POC, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड। ये अभी मैंने आपके सामने एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो ड्रॉ किया है, दैट इज मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर, कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजिनस बेस, और कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। ये तीनों यूनिट्स जब आपस में मिलते हैं तो एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बनता है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं, जिन्हें अभी हम जो है ना यहाँ पे बॉन्डिंग ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स की करके समझते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बॉन्डिंग कैसे करते हैं। ये सारी बॉन्डिंग भी जो है ना वो P.A. लेविन ने बताई कि किस तरह न्यूक्लियोटाइड्स जो है ना वो स्ट्रैंड्स बनाते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड हमने ड्रॉ किया ना, इसको हम यहाँ पे अगेन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम 2 न्यूक्लियोटाइड्स की बॉन्डिंग्स भी बता सकें। ये है डीऑक्सीराइबोज शुगर, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5। कार्बन नंबर 1 के साथ क्या लगा होता है, नाइट्रोजिनस बेस, और ये डीऑक्सीराइबोज क्यों है, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे एक ऑक्सीजन नहीं है, ये आ गया, और कार्बन नंबर 5 पे क्या है जी, बॉन्डिंग है फॉस्फेट ग्रुप के साथ। ठीक है, आप देखें फॉस्फेट ग्रुप का
एक OH हमने यूज किया और एक ये बॉन्ड बनाया POC, ये इसके अपने 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। ये एक बॉन्ड बनाया जी POC, और इस बॉन्ड को भी मैंने कहा था दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज एस्टर बॉन्ड, ये एक एस्टर बॉन्ड बन गया, ठीक है। और ये एस्टर बॉन्ड बनाने के लिए क्या किया था, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या हुई थी, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ये देखें यहाँ पे वाटर रिमूव हुआ था, दिस इज इट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, जिसमें पानी रिमूव हो उसे हम क्या कहते हैं जी, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो यहाँ पर एक पानी का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ और फॉस्फेट ऑक्सीजन और कार्बन वाला जो बॉन्ड बना उसे हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं। एस्टर बॉन्ड कब बनता है, जब एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करें। सो ये है हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड, आप देखेंगे कार्बन नंबर 5 था और ये है कार्बन नंबर 3, 1 2 3, ये कार्बन नंबर 3 है। हम ना इसके ऊपर एक प्राइम का साइन लगाते हैं, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। ये 3 प्राइम का मतलब है कि यहाँ पर आप एक न्यूक्लियोटाइड और लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके पास OH अवेलेबल है नीचे की तरफ, कार्बन नंबर 3 पे भी आपके पास OH अवेलेबल है, कार्बन नंबर 5 पर भी आपके पास ये देखें स्टूडेंट्स OH अवेलेबल है। आप इसके ऊपर भी एक न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकते हैं और आप इसके नीचे भी एक न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकते हैं। डीएनए के स्ट्रैंड जितने मर्जी लंबे हो जाए, उनके पास फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने की एबिलिटी हमेशा होती है, क्योंकि उनके पास हमेशा कार्बन नंबर 5 पे और 3 पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स पाए जाते हैं। सो ये है हमारे पास फॉस्फेट का हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हम ऐसी ही एक और शुगर यहाँ पे ड्रॉ करने लगे हैं, ये है देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको कार्बन नंबर 3 वाला भी आइडिया हो जाएगा। यहाँ OH अवेलेबल था ना, 3 प्राइम कहा उसे, कार्बन नंबर 1 पे ये नाइट्रोजनस बेस अवेलेबल है, और फिर उसके बाद ये कार्बन नंबर 2, फिर 3, ये है जी कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि ये देखें ऐसा ही न्यूक्लियोटाइड ऊपर ड्रॉ किया है ना। ये है कार्बन नंबर 4, ये है कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5 पे क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। सो जब हम वो फॉस्फेट ग्रुप देखेंगे, POC डबल बॉन्ड O एंड OH ऑक्सीजन एंड H2, तो ये वाला हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब एक दूसरे के सामने आएगा, अभी भी ये अल्कोहलिक ग्रुप है और ये एसिडिक है, यहाँ से फिर जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, निकल जाएगा, और ये देखें हाइड्रोजन और एक OH ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ से ये रिमूव करने के बाद जो बॉन्ड बनेगा वो होगा POC, सेम बॉन्ड जो नीचे हमने शो किया, POC। सो ये एक POC और ये भी एक POC, ये वाली कार्बन इस शुगर की और ये वाली कार्बन इस शुगर की। जब एक फॉस्फेट 2 शुगर्स की कार्बन के साथ बॉन्डिंग्स करता है और 2 एस्टर बॉन्ड बनाता है, तो उसे हम कहते हैं फॉस्फेट ने बॉन्ड बनाए, डाई 2 बनाए, कौन से बॉन्ड बनाए, एस्टर बॉन्ड। सो जब 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। पानी के मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं और 2 न्यूक्लियोटाइड्स में वो क्या करते हैं, आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी भी आप देखें कि 5 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रीली अवेलेबल है, 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल है। आप जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स ऊपर और नीचे फर्दर ऐड करना चाहें उतने हो सकते हैं, कभी भी ये एबिलिटी खत्म नहीं होती। ये सिंपल जो है ना इसका स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स और वो आपस में बॉन्डिंग्स कैसे करते हैं। एडेनिन जो है वो थायमीन के साथ डबल बॉन्डिंग करता है और गवानीन जो है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग्स करता है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं these were explained by P.A. Levine। ये किसने बताए थे, P.A. Levine ने। फिर उसके बाद जो है ना वो कुछ साइंटिस्ट के फर्दर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जिनमें से एक साइंटिस्ट है स्टूडेंट्स एरविन शेरगेफ। एरविन शेरगेफ ने जो है ना ये बताया था कि एडेनिन और थायामीन की क्वांटिटी तकरीबन बराबर है। फिर यहीं से आइडिया हुआ कि एडेनिन थायामीन के साथ बॉन्डिंग करता है, क्योंकि उनकी दोनों की
तादाद एक तकरीबन एक जितनी है। और गवानीन और साइटोसिन भी क्या है, साइटोप्लाज्म में, सेल में, क्रोमोसोम्स में इक्वली पाई जाती हैं। सो एडविन शेरगफ का जो कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि इसने ना क्वांटिटीज बताई थी डिफरेंट स्पीशीज में, सिर्फ इंसान के सेल में नहीं और भी डिफरेंट एनिमल्स के सेल्स में इसने क्वांटिटीज बताई थी नाइट्रोजीनस बेसिस की कि, और इसने बताया था कि एडेनिन और थायमीन की क्वांटिटी बराबर होती है और गवानीन और साइटोसिन की क्वांटिटी तकरीबन बराबर होती है। ठीक है, सो ये है एक और साइंटिस्ट। फिर उसके अलावा जो है ना एक साइंटिस्ट है दैट वाज नेम्ड रोजलिंड फ्रैंकलिन, फीमेल साइंटिस्ट हैं। इन्होंने मॉरिस विल्किंस के साथ मिलके और मॉरिस विल्किंस की लेबोरेटरी को यूज करके एक्सरे डिफ्रैक्शन की थी और एक्सरे डिफ्रैक्शन के बाद इन्होंने बताया था कि डीएनए जो है ना वो सीधे सीधे दो स्ट्रैंड्स में मुश्तमिल नहीं है, यानी कि ऐसे डीएनए के दो स्ट्रैंड्स नहीं होते जिसमें एडेनिन ने थायमीन के साथ बॉन्डिंग और गवानीन ने साइटोसिन के साथ, एडेनिन ने थायमीन के साथ, थायमीन ने एडेनिन के साथ, साइटोसिन ने गवानीन के साथ। ऐसे दो सीधे सीधे स्ट्रैंड्स नहीं है, बल्कि डीएनए जो है ना वो ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर में पाया जाता है। डीएनए क्या है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स का क्या मतलब है, एक स्ट्रैंड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, दैट मींस पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर फोल्ड है और उसे हम क्या कहते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, दिस वाज गिवन बाय रोजलिंड फ्रैंकलिन। इसने काम किसके साथ किया, मॉरिस विल्किंस के साथ, और लेबोरेटरी भी उसकी यूज की। कौन सा प्रोसेस किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन का, और क्या बताया कि डीएनए जो है वो स्ट्रेट स्ट्रक्चर नहीं है, डीएनए के स्ट्रैंड्स अपने ऊपर एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर ये जितनी भी बातें हुई इन सब को समराइज किया वॉटसन एंड क्रिक ने, और उस मॉडल को हम कहते हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, जो कि इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ थोड़ी सी डीएनए की रेप्लिकेशन भी डिस्कस करेंगे। फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।